हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को द नेचर एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का वीडियो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है। फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। और आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे प्रतियोगिता का एग्ज़ाम हो या एकेडमिक एग्ज़ाम हो, इकोनॉमिक्स के पेपर में इससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम? देखिए, द फाइनेंशियल सिस्टम deals with the financial transactions and the exchange of money between savers, investors, lenders and borrowers। फाइनेंशियल सिस्टम में ये होता है कि एक तरफ सेवर्स होते हैं जो पैसा को सेव करते हैं, और दूसरे तरफ वे लोग होते हैं जो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक चेन होता है, एक कड़ी होती है जिसे हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। वो फाइनेंशियल सिस्टम बैंक्स हो सकता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इस किसी भी माध्यम से हम अपने पैसे को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाते हैं और हमारे पैसे को विभिन्न सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देता है। यही फाइनेंशियल सिस्टम का काम होता है। आगे हम देखते हैं कि द फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी यही बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम में दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसी के माध्यम से कोई सेवर्स, कोई बचतकर्ता अपने पैसे को इन्वेस्टर तक पहुंचाता है और वो इन्वेस्टर्स उस पैसे को विभिन्न सेक्टर्स में, जहाँ पे कम से कम रिस्क हो और रिटर्न अधिक से अधिक हो, वहाँ पर उस पैसे को लगाता है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। द वैल्यू ऑफ all the assets available in the financial system largely depends upon the risks and returns associated with these assets। जैसा कि स्पष्ट है कि इसमें रिस्क्स भी इन्वॉल्व होता है। जो हमारे पैसे को इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, जो हम अपने पैसे को ब्रोकर्स के माध्यम से, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में मौजूद होता है, उसके माध्यम से अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाते हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन वह रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अपने नॉलेज के अनुसार हमारे पैसे को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करता है जिससे कि हमारे पैसे से हमें अधिक से अधिक आउटपुट मिल सके, अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके। आगे हम देखते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ अंडरगॉन मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेज ओवर द ईयर्स ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड वेरियस पॉलिसी मेजर्स टू डेवलप द सिस्टम एज ए होल। ये फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी देश का हो, डेवलप करता रहता है।
भारत का भी फाइनेंशियल सिस्टम दिनों दिन डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी उतना डेवलप नहीं किया है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनका फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया है। इसे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे जब हम लोग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, तब हम इसका जिक्र करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या मेन फंक्शंस होते हैं, इसको हम जान लेते हैं ब्रीफ में। तो पहला फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स पेमेंट सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये किसी देश के इकोनॉमी में पेमेंट सिस्टम को अपनाकर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसका एक्सचेंज ये फाइनेंशियल सिस्टम में होता है। फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी देश के इकोनॉमी का बैकबोन होता है। दूसरा पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म टू पुल द फंड्स इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स फॉर कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि हमारे पैसे को डिफरेंट सेक्टर्स में लगा करके इन्वेस्टर्स हमारे रिस्क को कम कर देता है और जिससे हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलता है। इसी को इसमें बताया गया है। तीसरा पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण, किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना ही हमारा कैपिटल बिल्डअप होगा उतना ही हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम इस काम को करता है। फाइनेंशियल सिस्टम ही वो होता है जो कि इकोनॉमी में मनी के डिमांड एंड सप्लाई को एडजस्ट करता है और उसके अनुसार फंड्स को प्रोवाइड करता है। किस सेक्टर में कितने फंड चाहिए वो जानता है कि कहाँ पर पैसे को लगाया जाए, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ना लगाया जाए। चौथा पॉइंट है कि इट क्रिएट्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन्वेस्टर्स हमारे पैसे को अधिक से अधिक रिटर्न हमें देना चाहता है। हर पैसे को लगा करके उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट हमें पहुंचाना चाहता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम में होता है। पांचवा पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है कि इन्वेस्टर्स अच्छी तरीके से एलोकेट करता है विभिन्न संसाधनों में फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। छठा पॉइंट है इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ द असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड मोरल हजार्ड्स प्रॉब्लम्स इन रिड्यूसिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ये कम करता है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन से बचाता है, क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होता है, फाइनेंशियल सिस्टम में जो दलाल होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो इसके जानकार होते हैं, उनको अच्छा नॉलेज होता है और हमारे पैसे को सही जगह पर लगाते हैं। अगर हम इसको ध्यान न दें तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण से, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत सूचना। कभी कभी हम मार्केट में गलत सूचना के आधार पर हम अपने पैसे को गलत जगह पर लगा देते हैं तो उससे हमें लॉस हो सकता है।
इस बात का ज्ञान फाइनेंशियल सिस्टम में वर्क कर कर रहे हुए व्यक्तियों को होता है, वो इसमें इफ़िशिएंट होते हैं। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का वर्क होता है कि हमारे पैसे को सही जगह पर लगाते हैं। 7th पॉइंट है, इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई को एडजस्ट करता है कि कहाँ पर सप्लाई पैसे का ज़रूरत है, कहाँ उसको लगाना चाहिए, कौन सा सेक्टर वीक है, और जहाँ पैसे की आवश्यकता है और वहाँ से प्रॉफिट हमें अधिक से अधिक मिल सकता है। इसका नॉलेज फाइनेंशियल सिस्टम में होता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि ये फाइनेंशियल सिस्टम के मेजर फंक्शंस हुए। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में हम एक नज़र डालते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 3 भागों में बांटा गया है, रेगुलेटरी, इंटरमीडियरीज और नॉन इंटरमीडियरीज। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स को 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में आता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और अनऑर्गेनाइज्ड में आता है चीट फंड्स, रिलेटिव्स, सेठ साहूकार एक्सेट्रा। फिर आगे मनी मार्केट में हम पढ़ते हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सीडीज, सीबीज। सीडीज मीन्स कमर्शियल डिपॉजिट्स, सीबीज कमर्शियल बिल्स एंड अदर्स। कैपिटल मार्केट्स में पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट्स एक्सेट्रा। आगे इसके बाद हम मार्केट को फिर 2 भागों में देखते हैं, वह है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको आपके जानकारी में वृद्धि हुई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और फिर अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ।